हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। तो आज हम PYQ करने वाले हैं जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है दिसंबर 2023 के MSOE 001 का। तो यहाँ पे मैं आपको कुछ क्वेश्चंस कराने वाला हूँ, ठीक है, जो कि मुझे लगता है कि इंपॉर्टेंट है और अगर ये आ जाते हैं एग्ज़ाम्स में बाई चांस तो आप इजीली इनको जो है आंसर्स कर पाओगे अपने एग्ज़ाम्स में। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि ये मतलब कि 100% श्योरिटी होती है ना कि आएंगे ही आएंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के रूप में ही आपको इनको लेना है कि आपको बस प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। क्योंकि एक दो में होता है कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस रिपीट होते हैं बार बार, ठीक है, क्योंकि मतलब देखो एक साल हो गया, फिर नेक्स्ट ईयर जो है फिर दोबारा से वो क्वेश्चन पेपर जो है या क्वेश्चन कुछ होते हैं जो कि हर साल रिपीट होते हैं। तो आपको ध्यान रखना है क्योंकि बुक तो एक ही है ना, तो उसमें से कुछ क्वेश्चन रिपीट होंगे तो शायद कुछ मैच कर जाए तो आपको वहाँ पे हेल्प हो जाएगी, ठीक है। सबसे पहला जो क्वेश्चन है उससे पहले हम अपना जो है दिसंबर का क्वेश्चन पेपर देख लेते हैं। तो ये आपका क्वेश्चन पेपर है दिसंबर का, ठीक है। शिक्षा का समाजशास्त्र आपकी बुक का नाम है, आपको पता ही होगा। 3 घंटे आपको मिलते हैं, 100 नंबर का आपका पेपर होता है, ठीक है। और आपको प्रत्येक खंड में से 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं, ठीक है। जैसे कि ये पहला खंड है तो यहाँ से आपको 2 क्वेश्चन मैंडेटरी करने हैं और यहाँ से 2 क्वेश्चन मैंडेटरी करने हैं, ठीक है, दूसरे वाले में से। अब आपके 4 क्वेश्चन हो गए, यानी कि आपका 80 नंबर का पेपर हो जाता है। और रहता है 1 नंबर का, यानी कि एक क्वेश्चन रहता है, तो वहाँ पे आपको क्या करना है कि कोई भी एक, यानी कि जैसे कि आप खंड बी में से आपको लगता है कि आपको आपके लिए ज़्यादा इजी क्वेश्चन है अटैम्प्ट करना, तो आप इसमें से एक और कर सकते हैं, यानी कि किसी एक में से 3 करने हैं और किसी एक में से सिर्फ 2 करने हैं, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। यहाँ पे हम जो क्वेश्चन करने वाले हैं वो सबसे पहला है, भारत में उच्च शिक्षा पर सकारात्मक भेदभाव और सकारात्मक कार्रवाई की नीति के प्रभावों की चर्चा कीजिए, ठीक है जी। डायरेक्टली हम अपने आंसर्स बुक पे आते हैं। मैंने ये एक एक पेज में लिखा है, ठीक है। इससे क्या है, आप इजीली इनको जो है स्क्रीनशॉट ले पाओगे, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो इनको और आप जो है इनको फिर सॉल्व कर लेना, अपने प्रैक्टिस कर सकते हो आप घर में अगर आपके पास टाइम है, ठीक है। क्योंकि ये आपका 1 घंटे में हो जाएगा, ठीक है। 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, मुश्किल से 3 घंटा होगा, उसके अलावा और ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। ये पॉइंट्स हैं, ठीक है, जो मैंने आंसर लिखे हैं, और जिससे आपको ये हेल्प हो जाएगी कि आपको ये पॉइंट्स याद रखना आसान रहेगा, क्योंकि बहुत ही ईजी पॉइंट्स लिखे हैं मैंने। सबसे पहला मैंने आपको बता दें कि भाई जो क्वेश्चन है वो क्या है कि भाई भारत में शिक्षा, यानी कि जो उच्च शिक्षा है पर सकारात्मक भेदभाव और जो सकारात्मक कार्रवाई की नीति के प्रभाव की चर्चा की जाए। तो इनडायरेक्टली जो है आपको रिजर्वेशन के बारे में पूछ रहा है कि जो इंडिया में रिजर्वेशन है वो किस तरीके से भेदभावपूर्ण है और सकारात्मक कार्रवाई जो है इसमें कैसे आती है। देखो, हमें पता है कि जो इंडिया है यहाँ पे कुछ पदों के लिए, कुछ कास्ट के लिए यहाँ पे रिजर्वेशन आपको देखने को मिलता है, ठीक है। जैसे कि SC ST है, OBC है, महिलाएं हैं, उनके लिए आपको एक स्पेशल रिजर्वेशन मिलता है जो कि इस देश की लगभग 70 से 80% आबादी का हिस्सा होते हैं। और ये लोग पिछड़े हुए हैं, इसी वजह से इनको रिजर्वेशन देते हैं, क्योंकि इनको सरकार चाहती है कि ये लोग भी आगे आए, ठीक है। तो ये मैंने यहाँ पे लिख दिया है कि कौन कौन इसके अंदर आते हैं, आपको ये पढ़ लेना है, ठीक है। अब हम आते हैं मेन बॉडी पे, जो कि आपकी जो सवाल है उसका जवाब जो है मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है डायरेक्टली कि भाई इसके जो पॉजिटिव इम्पैक्ट होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। पहला जो होता है वो है आपका पहुँच में वृद्धि आपको देखने को मिलती है, ठीक है। कहने का मतलब कि कोई भी दलित समाज से है, अन्य पिछड़े वर्ग से है या महिलाएं हैं, उन सभी को रिजर्वेशन से फ़ायदा ये होता है कि वो सभी एजुकेशन तक पहुंच पाते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं होता है कि वो सिर्फ प्राइमरी स्कूल्स तक पढ़े हैं या स्कूल्स तक पढ़े हैं, नहीं, उनको कॉलेजेस में भी जाना को अलाउ होता है, यानी कि उनको वहाँ पे भी रिजर्वेशन मिलता है, ठीक है। उसके अलावा और भी स्टडी जो है, हायर एजुकेशन भी वो प्राप्त कर पाते हैं इसकी वजह से, ठीक है। तो ये तो एक अच्छी चीज़ है। उसके अलावा सामाजिक गतिशीलता यहाँ पे आपको देखने को मिलती है, यानी कि जो समान शिक्षा का जो अधिकार है वो आपको यहाँ पे मिलता है, जिसमें कि सभी लोग इक्वली साथ में बैठ के स्टडी करते हैं, ठीक है। उसमें सभी कास्ट के, सभी रिलीजन के, सभी कल्चर के लोग आपको देखने को मिलेंगे। उसके बाद विविधता आपको मिलती है। विविधता मतलब देखो, SC ST OBC जो है और जो महिलाएं हैं इनमें विविधता है डेफिनेटली। देखो, सबकी सोच अलग अलग है, सबके धर्म रीति रिवाज अलग अलग होते हैं ना, और जनरल्स वाले हैं उनके रीति रिवाज अलग है। तो उन सभी को साथ में बैठ के पढ़ने का मौका मिलता है, जिससे क्या होता है, डाइवर्सिटी पैदा होती है इस क्लास में, ठीक है। डाइवर्सिटी से क्या फ़ायदा होता है कि भाई हर तरीके के जो इंसान हैं आपको वहाँ पे मिलेंगे और आपको एजुकेशन में अच्छा जो है स्कोप देखने को मिलेगा। उसके बाद इसके नेगेटिव प्रभाव भी है। देखो, किस चीज़ के पॉजिटिव्स होते हैं, नेगेटिव्स भी हैं। देखो, नेगेटिव्स वैसे तो है नहीं कुछ भी, लेकिन कुछ लोगों का मानना है कि इसके नेगेटिव्स भी हैं। जैसे कि पहला जो है, कह रहे हैं कि रिजर्वेशन जो है वो कुछ ही बच्चों को मिलती है,
और इससे क्या होता है, बच्चों में एक चिड़न पैदा होती है एक दूसरे को लेके, ठीक है, कि भाई इसको रिजर्वेशन मिल रहा है, देखो ये तो मैं तो बिना रिजर्वेशन के हूँ, और मुझसे ज़्यादा नंबर, मतलब मैं ज़्यादा नंबर लेके आया हूँ, ये कम नंबर ला के मुझसे आगे निकल गया है। तो ये धारणा पैदा होती है जो कि सही नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। और उसके अलावा कह रहा है कि योग्यता कम होती है, तो ये भी है कि जो रिजर्वेशन वाले बच्चे हैं, ऐसी मान्यता होती है कि इनके पास योग्यता कम होती है, फिर भी इनको जो है एजुकेशन में स्कोप मिल जाता है, ये पढ़ पाते हैं, जो कि बिल्कुल भी सच नहीं है। रियलिटी तो कुछ और है, ठीक है। फील्ड लाइफ में आप जाके देखोगे, रियल लाइफ में आप जाके देखोगे तो आपको पता चलेगा क्या रियलिटी है। उसके बाद तीसरा जो टॉपिक है वो है अप्रभावी नीति। कहने का मतलब कि ये नीति जो है वो सभी जगह सही काम नहीं कर रही है, और ये सही नहीं है, कुछ लोगों का ये भी मानना है, ठीक है। तो अलग अलग जो लोग हैं उनके जो विचार हैं वो यहाँ पे लिखे हुए हैं कि भाई सब लोग जो है एक जैसा नहीं सोचते हैं, उनका सबका अलग अलग विचार होता है। सेकंड जो क्वेश्चन है आपका वो ये है कि भाई शिक्षा सामाजिक परिवर्तन में योगदान कैसे देती है, ठीक है। देखो यहाँ पे एक चीज़ और रह गई है, एक आपको कंक्लूजन ऐड करना है आपको। देखो 5 पेज भरने हैं, ठीक है, 5 पेज से एक पेज एक्स्ट्रा नहीं भरना है। 5 पेज आपको मैक्सिमम भरने हैं, और आप मिनिमम 4 पेज भर सकते हैं, ठीक है। 4 पेज अगर आप भर लेते हो तब भी ठीक है, ठीक है, आपका चल जाएगा काम, आपका नंबर ठीक ठाक मिल जाएंगे। अगर आप 5 पेज भर देते हो, यानी कि 500 वर्ड्स आप पूरे करते हो, तो आपको इजीली अच्छे नंबर मिल जाते हैं। अब देखो ये भी है ना कि आप लिखते कैसा हो, ये इंपॉर्टेंट है। कुछ जो स्टूडेंट्स हैं वो ऐसा लिखते हैं कि वो 5 पेज भी ऐसा भरते हैं कि उनको देख के लगता है कि हाँ 5 पेज भरा हुआ है ना, कि भाई बिल्कुल भी घिचपिच नहीं हो रही है आपके आंसर्स में, बिल्कुल भी चिपका हुआ नहीं है, काफ़ी खुला खुला लिखा हुआ है, तो वो देखने में अच्छा लगता है, प्रेजेंटिव है, और आपको कम लिखना पड़ेगा, ठीक है। आपके पेज ज़्यादा भरेंगे तो टीचर को अच्छा लगेगा कि हाँ भरा हुआ तो है। और कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा मतलब कि कम गैप दे के लिखते हैं, फिर क्या होता है ना, वो 4 पेज ही भर पाते हैं मुश्किल से, और उसकी वजह से उनके नंबर कम हो जाते हैं। देखो यहाँ पे इग्नू में ये भी दिक्कत है, एक फंडा है कि आपको पेपर भी पूरा अटैम्प्ट करना होता है, आपको आंसर्स जो है पूरे भर के लिखने होते हैं, ठीक है। ये तो कमी है, अब क्या कर सकते हैं। नहीं तो आई सपोर्ट दिस टाइप ऑफ आंसर राइटिंग, कि भाई आप ग्राफ्स बना के जो है आंसर्स को प्रेजेंट करो। आप ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे कि मैंने लिखा ना यहाँ पे, कि मैंने लिखा है ये आपका इंक्लूजन, सॉरी कंक्लूजन कह रहा हूँ, इंट्रोडक्शन लिखा है, ठीक है। इंट्रोडक्शन के बाद आप इस तरीके से लिख सकते हो, ठीक है। फिर आप क्या करो, इनको डिफाइन कर दो, ऐसे पैराग्राफ बना के, ऐसा डिज़ाइन बना के, आप डिज़ाइन बोलते हैं इनको, क्या बोलते हैं, ग्राफ्स बना के आप इनको बाद में डिस्क्राइब कर सकते हो, ठीक है। जैसे कि आपने ये लिखा, ये पॉइंट बना दो फिर बाद में, और फिर इनको एक एक बारी इन सभी को डिस्क्राइब करते रहो बारी बारी से। इससे क्या है ना, आपका पेज भरेगा और आपके आंसर्स प्रेजेंटिव लगेंगे, काफ़ी देखने में अच्छे लगेंगे। फिर आप एट द एंड एक कंक्लूजन ही देते हो छोटा सा, काफ़ी हो जाता है, ठीक है, आपका आंसर एकदम सही लगेगा। अब सेकंड जो क्वेश्चन है वो तीसरा है, जो कि कह रहा है कि शिक्षा सामाजिक परिवर्तन में योगदान कैसे देती है, ठीक है, यानी कि एजुकेशन का योगदान सामाजिक परिवर्तन, यानी कि जो सोशल चेंजेस की हम बात करते हैं उसमें। तो यहाँ पे मैंने लिखा है परिवर्तन के बारे में कि क्या क्या चेंजेस एजुकेशन हमारे अंदर लेके आती है। तो वो पहला है कि भाई एजुकेशन लोगों को ज्ञान, कौशल, आत्मविश्वास से लैस करती है, ठीक है, ये तो हमें पता ही है। दूसरी चीज़ है कि भाई पूरी मान्यताओं, रीति रिवाज, परंपराओं को चुनौती देती है। तो ये भी है, जो बच्चा पढ़ लिख जाता है ना किसी भी समाज से, किसी भी निचले समाज से, तो वो अन्य लोगों को चैलेंज करता है। जैसे कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो है, उन्होंने क्या किया, एजुकेशन प्राप्त की। बेशक वो दलित समाज से आते थे, लेकिन उन्हें एक जो स्टैंडर्ड है वो सेट किया समाज के अंदर, ठीक है। ये एक एग्जांपल हो गया उनका। और एक है आपका ये वाला पॉइंट कि भाई सामाजिक न्याय को भी बढ़ावा मिलता है ना, जो न्याय है वो सबको मिलता है बराबर फिर वहाँ पे, ठीक है, सभी के बच्चे पढ़ पाते हैं, अब फिर इक्वलिटी पैदा होती है। लोग जो है फिर एजुकेशन के चक्कर में, एजुकेशन अगर उनको मिलते हैं तो वो अच्छी दिशा में जाते हैं, लेकिन अभी तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो रहा है। जितने लोग एजुकेशन ले रहे हैं उतना ज़्यादा जो है उनके अंदर एक भेदभाव जो है वो पैदा होता देखने को मिलता है। उसके बाद ये है शिक्षा विभिन्न दृष्टिकोण की समझ और प्रशंसा को बढ़ावा देती है। ये भी होता है कि जो एजुकेशन है वो अलग अलग लोगों की जो फीडबैक्स होते हैं, उनकी जो विचार है उनको बढ़ावा देता है ना। आपको जानने को मिलता है उनके बारे में, उनकी विचार, उनकी सोच, ठीक है। अब इम्पॉर्टेंट क्या है यहाँ पे कि हम उस सोच को, उनकी जो अच्छी सोच है उसको हम ग्रैब कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। क्योंकि इंडियंस में ये देखा जाता है कि जो गलत चीज़ें हैं ना हमारे अंदर बहुत जल्दी फैलती है, ठीक है। कोई भी गलत काम है, कोई बुरी चीज़ें हैं ना, वो हम बहुत जल्दी अडॉप्ट कर लेते हैं, लेकिन जो अच्छी चीज़ें हैं उनको अडॉप्ट करने में हमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है ना। तो ये है।
उसके बाद आर्थिक विकास को गति देता है, ये तो इसलिए तो हम पढ़ाई करते हैं मेनली, है ना। ये तो एक पॉइंट हो गया, ये तो आपको पता ही है। और फिर मैंने जो है लास्ट में यहाँ पे एक छोटा सा कंक्लूजन लिख दिया है, ये आप इसको पढ़ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ऐसा ये है कि भाई प्रौद्योगिकी किस तरीके से मुक्त और दूर शिक्षा यानी कि जो ओडीएल आप कहते हो ना, ओपन डिस्टेंस लर्निंग पद्धति में योगदान देती है। तो जो टेक्नोलॉजी है उसका किस तरीके से योगदान रहता है हमारे एजुकेशन में कि भाई हम ओपन डिस्टेंस लर्निंग कर पाते हैं ना। इसमें क्या होता है, आप जैसे कि आप मुझे सुन पा रहे हो यूट्यूब के माध्यम से, तो ये भी तो एक ओडीएल ही ना। तो मैं बोल रहा हूँ, आप मुझे सुन पा रहे हैं, तो ये भी एक तरीका है एजुकेशन, आप मुझसे कुछ ना कुछ सीख ही रहे हो, ठीक है। और मैं भी कुछ ना कुछ सीख रहा हूँ आपकी मदद से कि मैं आपको ये सिखा रहा हूँ, तो मैं भी कुछ ना कुछ नया सीख रहा हूँ यहाँ पे। उसके बाद इसमें क्या है, इसके अंदर क्या क्या योगदान होता है कि भाई भौगोलिक पहुँच यानी कि जो ओपन लर्निंग होती है, ऑनलाइन क्लासेस होती है, वो आप कहीं भी इजीली पहुंच पाती है ना। मैं दिल्ली के एक कोने से बैठ के आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। आप इंडिया के किसी अदर स्टेट में रहते होंगे, है ना, आप केरला में रहते होंगे, आप जहाँ पे भी मतलब जो भी जिस जगह पे इग्नू की क्लासेस होती हैं, इग्नू का जो है एग्ज़ाम होता है, ठीक है, आप पढ़ाई करते हो इग्नू की, तो वहाँ तक जो है आप पहुँच पाते हो। मतलब मैं, मेरी जो आवाज़ें हैं, मेरी जो लर्निंग है वहाँ तक पहुँच पा रही है। जो भी आपको सिखा रहा हूँ यहाँ पे, मैं जो सीख रहा हूँ वो मैं आपको बताता हूँ, आप तक वो चीज़ें पहुँच पा रही है। तो ये जो है आपको एक लॉन्ग डिस्टेंस लर्निंग का एक माध्यम बनाता है। उसके बाद लचीला होता है, ये सब चीज़ें हमने पढ़ रखी है, ठीक है। मल्टीमीडिया जो है कंटेंट यहाँ पे आपको देखने को मिलता है, यानी कि मेरे अलावा और भी लोग जो है ये वाली चीज़ें पढ़ा रहे होंगे आपको, लेकिन आंसर राइटिंग आपको कोई नहीं कराएगा, ठीक है। इस तरीके से कि भाई प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आंसर आपको लिख के कोई नहीं कराएगा, आप देख लेना पूरे यूट्यूब पे। उसके बाद वर्चुअल क्लासेस, वर्चुअल मतलब जैसे कि ऑनलाइन क्लासेस होती है ना, उसी को हम वर्चुअल बोलते हैं, यानी कि आमने सामने की जो बात होती है ऑनलाइन के माध्यम से, उसी को बोलते हैं। कम शिक्षा खर्च, एजुकेशन पे कम खर्च करना पड़ता है, क्योंकि मैं आपसे पैसा नहीं मांग रहा हूँ अभी, आप यूट्यूब से फ्री में देख रहे हो। बस क्या करना है, क्या कर रहे होंगे आपने अपने फ़ोन में रिचार्ज कराया होगा, ठीक है, आपने बस आप उसी से देख रहे हो, ठीक है। इसके अलावा आपको कोई एक पैसा खर्च नहीं करना है। उसके अलावा क्वेश्चन वितरण आपको देखने को मिलता है, अनुकूलन शिक्षा आपको देखने को मिलती है, पर्सनल फीडबैक मिल जाता है, मुझे मिल जाता है, ठीक है। मैं आपको दे पाता हूँ ऑनलाइन, अगर आप मुझे कुछ पूछते हो तो मैं आपको फीडबैक देता हूँ कि भाई हाँ, ये कमी हो सकती है मेरे अंदर, और आप ये कर सकते हो अपने एजुकेशन में, अपने स्टडी के लिए, अपने एग्ज़ाम के लिए। तो वो मैं आपकी मदद कर सकता हूँ, और आप मेरी मदद कर सकते हैं कि बता के कि भाई कैसा कंटेंट लगा आपको, ठीक है। आप ज़रूर बताना मुझे कमेंट करके कि आपका जो राय है मेरे कंटेंट के ऊपर क्या है। उसके अलावा प्रोजेक्ट्स आपको देखने को मिलते हैं, ऑनलाइन प्रोजेक्ट्स आप कर पाते हो ना, ग्रुप में बैठ के भी आप कर पाते हो। बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशंस ऑनलाइन आपको मिलते हैं जो कि आपको ये प्रोवाइड कराते हैं कि भाई आप ऑनलाइन साथ में ग्रुप में बैठ के जो है किसी काम को एक साथ कर सकते हैं। और सहायक जो प्रौद्योगिकी है वो आपको देखने को मिलती है, यानी कि असिस्टेंट टेक्नोलॉजी आपको देखने को मिलती है, समावेशी शिक्षण वातावरण आपको देखने को मिलता है। तो ये भी है, आप अपने हिसाब से जो आपको सही लगता है आप उस इन्वायरमेंट में जाके आप बैठ सकते हो। आपको लगता है कि नहीं, जहाँ पे मैं बैठा हुआ हूँ वो कमरा काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्बिंग है, आपको दिक्कतें हो रही हैं, तो आप किसी और कमरे में जाके बैठ सकते हो, छत पे बैठ सकते हो, किसी ग्राउंड में बैठ सकते हो, जहाँ पे आपको सही लगे आप जा सकते हो, ठीक है। तो ये है। उसके बाद आपका आता है 7वां क्वेश्चन, जो कि है बहुसांस्कृतिक शिक्षा से आप क्या समझते हैं, ठीक है। पहला तो ये हो गया कि भाई जो बहुसांस्कृतिक शिक्षा है वो क्या होती है, पहले सवाल पूछ रहा है आपसे कि क्या होती है। उसके बाद इसका जो महत्व है, ठीक है, इसका महत्व पूछ रहा है आपसे कि क्या होता है, इंपॉर्टेंस क्या है। पहले आपको पता होना चाहिए कि जो बहुसांस्कृतिक शिक्षा है वो क्या होती है। मैंने यहाँ पे इसका आंसर लिख रखा है, उत्तर यानी कि जो अर्थ होता है वो, कि जो बहुसांस्कृतिक मतलब होता है कि आपकी जो कल्चर है, ठीक है, आप किसी अदर कल्चर के बारे में स्टडी करते हो, उनकी जो जातीयता है, उनकी जो सोच है, विचार है, उसको आप सम्मान करते हो, इसी को हम बोलते हैं बहुसंस्कृत जो है एजुकेशन, ठीक है। मल्टी कल्चरल एजुकेशन जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं, ठीक है। तो ये होता है, और इसमें क्या होता है, इसका जो प्रमुख घटक है वो क्या है कि भाई सांस्कृतिक जागरूकता पैदा होती है लोगों के अंदर, एक दूसरे की जो कल्चर है उसके प्रति हम समझदार होते हैं, हमें पता होता है कि भाई वो उसकी कल्चर है, हमें उसका सम्मान करना है, ठीक है। जैसे कि हाँ, हम चाहते हैं कि हमारे कल्चर का सम्मान हो, है ना, हमारे धर्म का सम्मान करे कोई, तो हमें भी उसको देना पड़ता है वो सब सम्मान, ठीक है, तभी मिलता है। उसके बाद सांस्कृतिक संवेदनशीलता आपको देखने को मिलती है, यानी कि हम एक दूसरे की संस्कृति को सम्मान करते हैं, संवेदनशील रहते हैं उसके प्रति, उसका मजाक नहीं उड़ाते हैं, ठीक है। विभिन्न सांस्कृतिक लोगों से बातचीत करने का जो कौशल है वो आपके अंदर पैदा होता है। एजुकेशन से ये तो फ़ायदा होगा, अगर आप किसी के कल्चर के बारे में स्टडी करोगे तो आपको पता चलेगा कि उसका कल्चर है, ऐसा क्यों है, ठीक है।
देखो कभी भी कोई भी व्यक्ति है अगर किसी कल्चर के बारे में स्टडी कर रहा है या किसी कल्चर में जाना चाहता है वो, तो उससे पहले वो उसके बारे में एजुकेशन लेता है, स्टडी करता है कि यार मुझे ना फलाने कल्चर में जाना है, यानी कि जैसे कि वेस्टर्न कल्चर की बात करते हैं या इंडिया में देख लो, वेस्टर्न क्यों जाए, कि भाई मुझे जाना है साउथ इंडिया में, ठीक है, साउथ इंडियन कल्चर एक अलग है, तो वहाँ पे पहले आप स्टडी करोगे उसके बारे में कि भाई क्या क्या होता है, कैसे कैसे होता है, फिर आप जाके रियल में देखोगे कि क्या जो रियल लाइफ है वो सेम है जैसे बुक में लिखा हुआ है। तो ये भी आपको यहाँ पे मिलता है। और सामाजिक न्याय ये और ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि भाई आपको सामाजिक न्याय जो है वो देखने को मिलता है, जिसमें कि समानता बढ़ती है, जो निष्पक्षता है वो बढ़ती है। ऐसा नहीं होता है कि आप सिर्फ अपने धर्म को सिर्फ सर्वश्रेष्ठ बता रहे हो, नहीं, आप दूसरों के धर्म को भी बताते हो कि यार सबका धर्म अपनी जगह पे सर्वश्रेष्ठ होता है, ठीक है। उसके बाद इसकी जो इम्पोर्टेंस है जो कि सवाल में पूछा गया था वो है कि वैश्विक नागरिक बनने में मदद करता है ये आपकी, और विविधता और जो समावेशी है उसको बढ़ावा देता है, सामाजिक सामंजस्य को बढ़ावा देता है, और जो स्टूडेंट है उसको सांस्कृतिक मुद्दों के बारे में जागरूक या जो गंभीरता से सोचने की एक दृष्टि प्रदान करेगा, ठीक है, यानी कि एक सोच आपके अंदर डेवलप करता है। अगर आप किसी के कल्चर के बारे में पढ़ाई करते हो, धार्मिक किताबें अगर आप पढ़ते हो किसी अंदर अन्य व्यक्ति की, अपनी तो सभी पढ़ते हैं, ठीक है, लेकिन किसी और की धार्मिक किताबें, अगर आप मुस्लिम हो तो आप हिंदू की पढ़ रहे हो, अगर आप हिंदू हो तो आप मुस्लिम के बारे में पढ़ रहे हो, या क्रिश्चियन के बारे में पढ़ रहे हो, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, दुनिया भर के धर्म है इंडिया में, ठीक है, पढ़ने के लिए बहुत कुछ है, आप पढ़ सकते हो। बस इसलिए नहीं कि आपको समझना है उनके बारे में, इसलिए कि क्यों है उनके अंदर ऐसी चीज़ें क्यों हैं। एक देखो सब चीज़ को पढ़ने के लिए आपके अंदर एक उत्साह होना चाहिए पहले, ठीक है, एक सवाल होना चाहिए कि कुछ ना कुछ ऐसा सवाल होता है हमारे दिमाग में कि जो कि उठता है हर बार कि भाई ये इस धर्म में ऐसा क्यों होता है, तो उस चीज़ को ढूंढने के लिए आप किताबों को पढ़ते हो, ठीक है, तो ये होता है, ठीक है। उसके बाद आपका जो है ये है एक, इसके बाद नहीं, ये लास्ट सवाल है आपका, ठीक है, कह रहे हैं कि सार्क देशों के शैक्षणिक सुधार संबंधी मुख्य मुद्दों की चर्चा कीजिए। सार्क, SAARC, इसमें इंडिया के जो आसपास के जो अड़ोसी पड़ोसी देश हैं वो आते हैं, ठीक है, अफगानिस्तान है, बांग्लादेश है, भूटान है ना, और म्यांमार है, इस तरीके की जो कंट्रीज है ना हमारे आसपास की वो आती है, श्रीलंका भी आता है इसके अंदर, इंडिया आता है। तो ये साउथ एशिया का जो है एक ग्रुप है, ठीक है, तो उसी के बारे में बात कर रहे हैं कि जो यहाँ पे एजुकेशनल जो अमेंडमेंट्स हैं वो हम क्या कर सकते हैं, क्या सुधार हम एजुकेशन में कर सकते हैं, इसके जो मुख्य मुद्दे हैं वो क्या है, कि भाई क्या क्या समस्याएं आती हैं यहाँ पे एजुकेशन के बारे में, तो वो यहाँ पे हम बात करने वाले हैं। सबसे पहला मैंने यहाँ पे जो है इंट्रो लिखा है, इसी मैंने आपको बता दिया कि क्या क्या प्रॉब्लम्स हमें आती है। पहला तो है सामाजिक, ठीक है, दूसरा है आर्थिक और ऐतिहासिक, ठीक है, तो ये कुछ मुख्य मुख्य कारण थे बड़े बड़े। अब इसके अंदर भी बहुत सारे कारण हैं, ठीक है, मैं यहाँ पे बताऊँगा आपको इसके अंदर जो इसकी प्रमुख चिंताएँ हैं यहाँ पे हम देखेंगे। देखो एक है लैंगिक असमानता, ठीक है, जेंडर के आधार पे आज भी जो है साउथ एशिया में आपको जो भेदभाव है वो देखने को मिलता है ना, कि महिलाएं हैं तो उनको घर में रहना चाहिए, उनको सिर्फ ये करना चाहिए, वो सिर्फ वो करना चाहिए, बंदिशें जो है वो मिलती हैं। दूसरा है आपका सामाजिक जो आर्थिक असमानताएं हैं वो, कि भाई अगर समाज में उनकी जो जाति है वो निचली है तो उनको तो एजुकेशन का अधिकार नहीं होगा। अगर वो आर्थिक रूप से सक्षम है तभी वो एजुकेशन ले पाते हैं, क्योंकि एजुकेशन बहुत महंगी है। ये सब समस्याएं हैं इंडिया में, है ना, इंडिया में आसपास की कंट्रीज़ में, जितनी भी हमारे आसपास की कंट्रीज़ है, पड़ोसी देश है उसमें। और भौगोलिक असमानता, सिलेबस जो है हमारा देख लो आप 21st सेंचुरी के अकॉर्डिंग नहीं है ना, बहुत ही पुराना लगता है ना, जब हम पढ़ते हैं हम सोचते हैं कि यार हम क्यों पढ़ रहे हैं हिस्ट्री को, हम मुगल्स को क्यों पढ़ रहे हैं, मतलब क्या सेंस बनता है उनको पढ़ के, हम क्या टेक्नोलॉजी में कुछ अच्छा कर पाएंगे, क्योंकि जो ज़रूरत है आज की वो तो यही है ना। तो ये आपको लगेगा कि नहीं, सही नहीं है हमारा सिलेबस, ठीक है। और शिक्षक सुधार में कमी है, यानी कि जो कोई एजुकेशन में कुछ अमेंडमेंट करना चाहता है, कुछ बदलाव लेके आना चाहता है, वो नहीं कर पाता है ना, क्योंकि जो पॉलिटिक्स है वो बिल्कुल भी इसको परमिट नहीं करते कि एजुकेशन में कुछ अच्छा हो, है ना। और संसाधनों की कमी आपको देखने को मिलती है, रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा कम है, ठीक है। उसके अलावा और भी है, जैसे कि शिक्षा की गुणवत्ता बहुत ज़्यादा बेकार है, बुनियादी जो ढांचा है वो सही नहीं है, स्कूल्स आपको बहुत ज़्यादा बेकार देखने को मिलेंगे, स्कूल्स की जो स्ट्रक्चर है बहुत बेकार है ना, यहाँ पे लाइब्रेरी नहीं है, लैब्स नहीं है। आपने स्कूल में देखा होगा, शायद आपके स्कूल में हो, लेकिन सबके स्कूल में नहीं होता है सब, ठीक है। दिल्ली तो अच्छी है, दिल्ली के स्कूल्स में आपको मोस्टली चीज़ें देखने को मिल जाएगी, लेकिन जैसे कि यूपी है, बिहार है, यहाँ पे नहीं मिलता है आपको ये सब, ठीक है। उसके बाद ये तो है ही, हमेशा रहता है सामाजिक इच्छा शक्ति का अभाव रहता है, सॉरी राजनीतिक इच्छा शक्ति, यानी कि जो
पॉलिटिकल कोई भी व्यक्ति है ना, चाहता ही नहीं है कि एजुकेशन में अच्छा हो कोई काम। और आप पर प्रभावी शासन, ये भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। उसके अलावा मैंने लास्ट में छोटा सा कंक्लूजन ऐड कर दिया है, इसको आप पढ़ के आप समझ पाएंगे कि क्या पूरा जो अर्थ है वो क्या बनता है इसका, ठीक है। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और जैसा भी मेरा कंटेंट लगा आपको, क्योंकि मैंने मेहनत की है आप लोगों के लिए, तो मुझे ज़रूर बताना कमेंट करके। आप लाइक करो, कमेंट करो या ना करो, ठीक है, लेकिन मुझे बताना कमेंट करके कि कैसा लगा कंटेंट, ठीक है, क्योंकि मुझे ज़रूरत है इन सब चीज़ों की, आपका सपोर्ट एक तरीके से, कि मुझे पता चले कि कहाँ कमी है जिसमें मुझे काम करना चाहिए। बाकी नेक्स्ट वीडियो आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में के अंदर। तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।